अस्सलाम वालेकुम। कहानी सुनो के सामाईन। पिछले किस्म में आपने सुना कि दरगोश को बड़े सरकार की तरफ से दावतनामा मौसूल होता है और रिश्वत की पेशकश की जाती है, जिसे वो कुछ सोचकर कबूल कर लेता है और देवनगर का पता दरियाफ्त करता है। दूसरी तरफ नादिर महल से निकलने वाले नागिर दादा को फ़ोन आता है, जिस पर इसे एक और पुरस्कार हुक्म दिया जाता है, जिस पर खौफजदा हो जाता है। अब आगे। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू अवर चैनल कहानी सुनो। इस चैनल पर आपको मिलेंगी दिलचस्प कहानियाँ, मिलेंगे आप बहुत से पुरस्कार किरदारों और वाक़यात से। इन कहानियों और वाक़यात से लुत्फ़अंदोज़ हों सिर्फ हमारे चैनल पर। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको अगली आने वाली हर किस्त का नोटिफिकेशन मिलता रहे। देवनगर एक छोटा सा मगर इंतहाई खूबसूरत गाँव था। चारों तरफ कुदरती हरियाली से भरपूर ये गाँव अपने अंदर एक अलग ही कशिश लिए हुए था। दरगोश जब 4 घंटे की तवील मुसाफत के बाद देवनगर में दाखिल हुआ तो इसके साथ शीदा भी था। शीदा बड़े ही पुरसकून अंदाज में जीप चला रहा था। ये जीप दरगोश की अपनी थी। मुराद ने तो कहा था कि देवनगर में हमको लेने आएगा। दरगोश ने शीदे से कहा, हजूर वो सामने देखें। शीदे ने मुस्कुराते हुए कहा और जीप रोक दी। दरगोश ने सामने देखा तो दरख्तों के झुंड के दरमियान मुराद खड़ा दिखाई दिया था। इसने आज भी वही चादर अपने जिस्म पर ओढ़ रखी थी। जीप रुकते देखकर मुराद तेजी से इनकी तरफ बढ़ा। जहाँ जीप रुकी थी वो इलाका ज़्यादा गुंजान आबाद न था। दरख्तों के एक झुंड में एक सड़क अंदर की तरफ जा रही थी। हजूर, ये खाकसार घंटे भर से आपका इंतज़ार कर रहा है। वो क्यों? दरगोश ने चौंक कर जवाब दिया। बड़े सरकार का हुक्म था ना, आप आएँ या ना आएँ, आपकी राह तो देखनी है। कहाँ चलना है? मुराद ने झुंड की तरफ इशारा किया और फिर जीप में सवार हो गए और जीप आगे बढ़ गई थी। कुदरती नज़ारे, खेत खलियान दरगोश को बहुत मुतासर कर रहे थे। काफ़ी देर के सफ़र के बाद जीप कच्चे पक्के मकानों के दरमियान से होती हुई एक लाल रंग की इमारत के सामने रुक गई। लाल रंग की इमारत तर्ज तामीर के हिसाब से काफ़ी पुरानी थी, जिसको देखकर दरगोश को मुग़ल दौर की इमारतें याद आ गईं। कोई खतरा तो नहीं होगा? शीदे ने सरगोशी की। खतरा कैसा? दावत है, खाना खाओ और निकलो। दरगोश के अंदाज में लापरवाही थी। तीनों दरवाजे पर पहुंचे और दरवाज़ा अंदर की जानिब खुलता चला गया। जल्द ही वो मुराद के इशारे पर इसके नक्शे कदम पर चलते रहे। ये खुला सहन था, जिसके अतराफ में दरख्तों की बहुतात थी। दरगोश ने अपनी तेज़ आंखों से इस कुएं को भी देख लिया था, जिसके गिर्द कुछ बर्तन रखे हुए थे। एक आदमी डोल से पानी निकाल रहा था। ये सारे मनाज़र दरगोश को कई साल पीछे ले गए थे। दही ज़िंदगी में आज भी ये सब तो होता ही है। दरगोश को कुछ लोग चलते फिरते दिखाई दिए। इनमें औरतें भी थीं। ये सब सादा कपड़ों में मलबूस थे और कोई भी इसकी तरफ मतवज्जो न था। हवेली नुमा ये मकान काफ़ी बड़ा था। मुराद इनको लेकर एक खाली कमरे में चला आया था, जहाँ करीने से फर्श पर दरी बिछी हुई थी और कोनों पर गाँव तकिए टिके हुए थे। आप लोग तशरीफ़ रखें, मैं बड़े सरकार को खबर करता हूँ, मुराद ने अदब से कहा और बाहर निकल गया। शीदा पूरे कमरे की एक एक चीज़ को बहुत गौर से देख रहा था। दरगोश ने इसकी आंखों में पुरजोश कैफियत देखी। अरे क्या बात है, तुम हर चीज़ को बड़े ही गौर से देख रहे हो। हजूर, ये तो मुजरे का सामान लगता है। शेर अली, तुम बहुत शौकीन लगते हो इन चीज़ों के। दरगोश शीदे को घूरते हुए देखकर मुस्कुराया। इसके यूं घूर कर देखने से शीदा गड़बड़ा गया। नहीं हजूर, बात यह है कि आपसे पहले जो थानेदार साहब थे, इनके साथ बुलबुल हज़ार दास्तान के बहुत छापे मारे हैं। बुलबुल हज़ार दास्तान? दरगोश चूक गया। सर जी, तवाइफों के कोठों को बुलबुल हज़ार दास्तान के नाम से याद किया जाता है। वो कहते हैं ना कि हर बुलबुल की अलग कहानी होती है, इसीलिए। शीदे ने भरपूर अंदाज में वजाहत करते हुए कहा। इसने सर हिलाया। लगता है तुम्हारी इन बुलबुलों से बहुत वाकफियत है। इसकी बात सुनकर शीदा खसियानी सी हंसी हंस कर बोला, हजूर, अब ऐसा भी नहीं है। खैर कोई बात नहीं, किसी वक्त इन बुलबुलों का चहकना भी सुनेंगे। दरगोश मुस्कुराया। बिल्कुल जनाब, अब तो ये कारोबार इस लॉकडाउन में और भी मुनाफा बख्श हो गया है। गुड, दरगोश कुछ सोचकर बोला। वहाँ भी चलेंगे, ज़रा सब्र करो। शीदा कुछ कहने ही वाला था कि कमरे में अंदर दाखिल होने वाले शख्स को देखकर दरगोश शोक में मुब्तला हो गया। आने वाला शख्स एक बूढ़ा मगर बारोब इंसान था, जिसके सर और दाढ़ी के सारे बाल सफ़ेद हो चुके थे। सर के बाल जुल्फ़ों की तरह कंधे पर फैले हुए थे। वो बूढ़ा शख्स नहायत कमज़ोर और मतकूब था। इसकी बुरी शख्सियत में इसकी आंखें ही थीं, जिनको देखकर सामने वाला बंदा अज़ खुद रौब में मुब्तला हो जाता। इसको देखकर दरगोश इसके इस्तकबाल के लिए खड़ा हो गया, जिसको देखकर वह मुस्कुराने लगा था। बैठो बैठो, हमें यूँ शर्मिंदा ना करो। इसकी आवाज़ इसकी शख्सियत की तरह पुररौब थी। इसकी बात पर दरगोश फ़ौरन ही बैठ गया। वो दरगोश की जानब देखकर फिर गोया हुआ। हमें बड़े सरकार कहते हैं। नाम तो माँ बाप ने कुछ और रखा था, लेकिन लोग मोहब्बत और एहतराम में बड़े सरकार कहते हैं।
درگوش نے کوئی جواب نہ دیا، بس وہ تو اس کی شخصیت کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ نہ جانے کیوں اس کو ایسا لگا کہ بڑے سرکار اندر سے کچھ اور ہیں۔ مراد کسی زرخرید غلام کی طرح دروازے پر ہی کھڑا تھا۔ مراد، جاؤ بابا، معزز مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو۔ مراد کسی جن کی طرح اڑن چو ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد بڑے سرکار نے بڑی ہی گہری نظروں سے درگوش کی جانب دیکھا اور پھر مسکراتے ہوئے کہا، تمہارا بہت بہت شکریہ کہ تم ہمارے بلانے پر تشریف لائے، اس لیے ہم خود تمہارا استقبال کرنے آ گئے۔ بلانے کی کوئی خاص وجہ؟ ایسی کوئی خاص وجہ نہیں، ہم تو بس آپ کی نیاز چاہتے تھے، باقی باتیں تو کھانے کے بعد ہوتی ہی رہیں گی۔ درگوش بے اعتنائی سے کندھے اچکاتے ہوئے بولا، جیسے آپ کی مرضی۔ وہی پراسرار آواز ناگر کو پھر سنائی دی تھی، جس کو سن کر اس کو اپنے جسم میں کپ کپی دوڑتی ہوئی محسوس ہوئی۔ یہ اس روز کی بات ہے جب 20,000 کی رقم اس کو ملے ہوئے زیادہ دن نہیں ہوئے تھے۔ اس نے یہ رقم 10,000 اپنے ساتھیوں میں تقسیم کر دیے۔ اس کے بعد باقی رقم ختم ہونے میں اس کو 2 دن بھی نہ لگے تھے۔ اچانک اس کو وہی فون موصول ہوا تھا جب وہ ایک بار میں شراب کے نشے میں دھت پڑا تھا۔ فون پر نمبر دیکھتے ہی اس کا نشہ اڑن چو ہو گیا۔ اس آواز نے جو کچھ کہا اس کو سن کر اس کے ہوش خطا ہو گئے۔ یہ تو بہت خطرے والا کام ہے۔ کام ضرور خطرے والا ہے، مگر اس کا انعام بھی بہت تگڑا ہے۔ اس جیولری شاپ میں کم سے کم 2 کروڑ روپے کے ہیرے موجود ہیں، جس کو چرانے کے بعد تم چاروں کو 10 لاکھ ملے گا اور وہ رقم تم پورا سال بیٹھ کر کھا سکتے ہو۔ 10 لاکھ کا سن کر ناگر کے منہ میں پانی سا آ گیا تھا اور پھر اس نے حامی بھر لی تھی۔ 10 لاکھ کی رقم کچھ معمولی نہ تھی۔ اس آواز نے یہ بھی کہا تھا کہ جو بھی خطرہ ہوگا وہ خود نمٹ لے گا، تم کو جا کر بس لوٹنا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ بڑے سرکار نے درگوش کی دعوت میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں چھوڑی تھی۔ کئی طرح کے چکن کے سالن تھے، بیف، بریانی، پلاؤ اور بہت کچھ۔ درگوش نے خود بھی کھانے سے پوری طرح انصاف کیا اور چیدہ تو کھانے پر ندیدوں کی طرح ٹوٹ ہی پڑا تھا۔ درگوش نے بہت جلد کھانے سے ہاتھ کھینچ لیے اور مسکرا کر کہا، بڑے سرکار، پیٹ بھر گیا لیکن نیت نہیں بڑھی۔ اس کی بات سن کر بڑے سرکار کے حلق سے طویل قہقہہ آزاد ہو گیا۔